गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? और पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, टाइम पास कर रहे हैं अपन? अब बस आप सोच रहे हैं कि कोटा कब आना है, ऐसा सोचते हैं? तो जल्दी सूचना आएगी वैसे तो। ठीक है ना, चिंता ना करें, पहले से ज़्यादा प्लानिंग ना करें, ठीक है? बस खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसको अच्छे से करते रहें, होमवर्क करते रहें। तो अब हम डिफरेंशियबिलिटी के शायद आज लास्ट के लेक्चर में आ चुके हैं, और डिफरेंशियबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। और सिखाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज वो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनल रूल देखे होंगे, याद आ रहा है क्या? फंक्शनल रूल जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कैसे तो बता देते हैं कौन सा फंक्शन होगा, लेकिन हम उसको किस तरीके से निकालें, मतलब इस रूल को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा फंक्शन है, ठीक है ना? और हम सिर्फ अभी क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन आईटी का बहुत बड़ा पोर्शन होता नहीं है, समझ में आएगा, बट फिर भी कभी कभी इस तरह के फंक्शनल इक्वेशंस आ जाते हैं जहाँ में हमें फंक्शन निकालने की जरूरत पड़ जाती है, समझ में आएगा? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रह्मांड के हर एक फंक्शनल इक्वेशन को आप ऐसे कीजिए, ठीक है ना? हम सिर्फ उन्हीं फंक्शनल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको एक डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाई करता है, उसको कैसे निकालना है, समझ में आएगा? यानी हेडिंग में लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। हेडिंग इज लाइक दिस कि डिटर्मिनेशन ऑफ ए फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ए ज्यादा बेटर लिखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन which satisfies differentiable function which satisfies a given functional rule। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया वो? जैसे बहुत बार होता है ना कि फंक्शनल रूल दिया रहता है, लाइक सपोज कर लो कि फंक्शनल रूल दे दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, मतलब कोई एक डिफरेंशियल फंक्शन जो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा। तो मान लो कि अगर ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम किस तरीके से फंक्शन को निकालें, उस पे हम बात करना चाह रहे हैं। देख बहुत क्लियरली लिखा है मैंने, डिफरेंशियल फंक्शन विच सेटिस्फाइज अ गिवन फंक्शन। जैसे ये फंक्शन रूल है, कैसे निकाले? वैसे तो बहुत सारे बच्चे एफ एक्स इक्वल टू एक्स तुक्का मार देंगे, कुछ समझदार होंगे तो उनको समझ में आएगा 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, तो kx टाइप की चीज हो सकती है। क्या बोलता हूँ? kx टाइप की चीज हो सकती है जहाँ k कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो वो देख के ही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन हम मेथड के थ्रू कैसे निकालें इस फंक्शन को, उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है? सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, समझ में आएगा? बट एक तरीका मैं पहले प्रपोज करूंगा, समझ में आएगा? दैट विल बी द बेसिक अप्रोच जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार उस तरह की सिचुएशन वाली फंस जाता है किसी सवाल में, तो हम उससे कैसे निकले? जरूरी नहीं कि हम उस तरीके को ही यूज करें, इट इज नॉट नेसेसरी। मैं दूसरे तरीके पे भी आऊंगा, उस पर भी अपन बात कर लेंगे, समझ में आएगा? लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस तरह का तरीका इसलिए बताना जरूरी होता है कि बहुत बार उस तरह की सिचुएशन आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि आप इस तरीके से सॉल्व करो, ना, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन उस तरह की बन जाए, समझ में आएगा? तो हम लोग कैसे टैकल करने हैं वो चीज को भी समझ जाए। और बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, क्विक कॉमन सेंस से चीजों को निकाल देते हैं, बट अभी हम मेथड के थ्रू कैसे निकालेंगे उस पर बात करेंगे, सही है? तो जैसे कि हम लोग इसके लिए एक कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, समझ में आएगा? आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? 4 बेसिक स्टेप्स। ऑब्वियस बात है कि अगर आपने इसको समझा नहीं अच्छे से तो यू नीड टू रिप्लेस दिस बेसिक वर्ड बाय एसिडिक ने, तो एसिडिक में कन्वर्ट हो सकता है। देखो ध्यान से, 4 बेसिक स्टेप। पहला है, हम फिर से बार बार बात कर रहे हैं कि हम उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो डिफरेंशिएबल हैं। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का आरएचडी एलएचडी सब सेम होता है, तो आरएचडी सेम होता है, एलएचडी सेम होता है, तो वही डेरिवेटिव की वैल्यू भी होगी, समझ में आएगा? तो हम लोग बोले 4 बेसिक स्टेप्स। पहला है राइट एफ डैश एक्स, पहला स्टेप, राइट एफ डैश एक्स एज लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस, कुछ भी नहीं समझना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? बस सुनते रहना और अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते रहना, ठीक है? राइट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब कोई बोले सर इसी में समझ में नहीं आया, तो फिर तो भाई बात ही खत्म है, ठीक है ना? इसकी नहीं बात कर रहा था, ठीक है ना? आगे जो हम बढ़ेंगे तब बात करें। अब हो सकता है कोई बोल दे कि सर ये तो आरएचडी है, ये आरएचडी थोड़ी है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो यही आरएचडी यही एलएचडी, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एफ डैश एक्स, ठीक है? पहला स्टेप।
कि सिंपल सा राइट एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस थिंग, क्या बोलते हो? नहीं। सेकंड पॉइंट, second point is RDS, rate determining step. Second step is manipulate numerator. That is manipulate numerator मतलब इसकी बात हो रही है, इस numerator, ठीक है ना? Manipulate numerator, that is लिख भी देता हूँ, f of x plus h minus fx in such a way, ये जो न्यूमरेटर है इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कीजिए सच अ वे दैट द गिवन फंक्शन रूल इज एप्लीकेबल। मतलब आपको न्यूमरेटर को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि वो जो फंक्शनल रूल जिस भी तरीके का दिया हुआ है, अभी तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना? हेलो, जिस भी फॉर्म में वो फंक्शनल रूल दिया है, नहीं सुनने जैसे मैनिपुलेट न्यूमरेटर मतलब इसको कुछ इस तरीके से अपन को मैनिपुलेट करना है इन सच अ वे दैट द गिवन फंक्शन, जो फंक्शनल रूल है वो एप्लीकेबल हो सके, सच दैट द गिवन फंक्शन रूल इज एप्लीकेबल। नाउ मतलब अगर इस अवस्था में आ जाए कि भाई अब फंक्शन रूल अप्लाई होने की तैयारी हो चुकी है, तो नाउ अप्लाई द फंक्शन रूल। नहीं तो हम लोग को न्यूमरेटर को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि फंक्शन रूल अप्लाई होने की कंडीशन में आए। जैसे ही ऐसा हो गया, मैनिपुलेट कर लिया आपने ऐसा, तो नाउ अप्लाई द फंक्शन रूल। और अगर ऐसा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई द फंक्शन रूल एंड सिंपलीफाई आरएचएस, सिंपलीफाई आरएचएस मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी, ठीक है ना? सिंपलीफाई आरएचएस फर्स्ट स्टेप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एंड सिंपलीफाई आरएचएस सच दैट f dash x, नहीं सिंपलीफाई, अब हम लोग बोले फंक्शन रूल अप्लाई कर दिया और अब हम लोग आरएचएस सिंपलीफाई कर रहे हैं। आरएचएस सिंपलीफाई करने का मतलब लिमिट इवैल्यूएट करना, ठीक है ना? सच दैट f dash x comes in terms of function of x। फिर से मैं एम्फेसिस कर देता हूं कि अब हम लोग को फंक्शन रूल अप्लाई करना है और आरएचएस को सिंपलीफाई करना है। आरएचएस को सिंपलीफाई करने का मतलब कुछ बवंडर मचाना नहीं है, हम लोग बोले लिमिट इवैल्यूएट करना है। नहीं, क्या इवैल्यूएट करना है? लिमिट इवैल्यूएट करने में ऑफिशियली आप बहुत सारी चीजें सीख गए हो, अब अनऑफिशियल रह गया वो कुछ तो अलग बात है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो मेहनत कीजिए लिमिट के लिए, तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। सिंपलीफाई आरएचएस सच दैट f dash x comes in terms of function of x, मतलब जो f dash x वाला जो चीज है, नहीं ये पूरा चीज किस में बदल जाए, ये बदल जाए फंक्शन ऑफ x में। समझ में क्या? मतलब लिमिट इवैल्यूएट हो जाए, लिमिट हटा जाए, ठीक है ना? लिमिट हटाने मतलब मिटा मत दीजिएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा, ठीक है? तो f dash x comes in terms of क्या, फंक्शन ऑफ x, ठीक है? यहाँ पे मैं एक इंग्लिश में लाइन लिखूंगा, उसको अभी ज्यादा कंसर्न मत रखना, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे आगे चल के तब वो सब चीजें आएंगी आपको देखने के लिए, अभी इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रहे। comes in terms of function of x sometimes अब यार ये मैं बाद में लिखवाता हूँ, ठीक है ना? sometimes को बाद में लिखवाता हूँ, ठीक है ना? तो हम लोग says that f dash x comes in terms of function of x, now integrate both sides। अब दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, या इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। 4 लिखा है ना, तो इसको तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। थर्ड स्टेप विल बी नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x। इसमें समटाइम्स वाला लिख ही देता हूं मैं, ठीक है ना? समटाइम्स a differential equation is formed। अब इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी भी तो बहुत सिंपल लेवल का आएगा, वो मैं समझा दूंगा किस तरह का आएगा और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना? और इनफैक्ट आपको आना चाहिए उस तरह की चीजें। समटाइम्स a differential equation may be formed,
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बन जाता है इन केस, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा भी तो बिल्कुल सिंपल सा आएगा, लल्लू सा, समझ में आएगा, वो आपको मैं समझा दूंगा। जैसे हो सकता है ना f dash x मतलब dy by dx, मतलब हो सकता है कि आपने लिमिट इवैल्यूएट किया हो f dash x dy by dx और इस तरह का बन गया हो dy by dx equal to y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें। इससे अच्छे भी आते हैं, ठीक है ना, अभी नहीं आएंगे। अभी अगर आएंगे भी तो ऐसे वाले आएंगे dy by dx equal to y, या dy by dx equal to 2y, या फिर dy by dx equal to y plus 3, इस तरह के आएंगे, समझ में आएगा। मतलब आपने लिमिट सॉल्व किया और अपने आप आपके पास क्या आएगा dy by dx equal to y plus 3। हमारा मेन मकसद क्या था बच्चों, y निकालना, y मतलब fx। नहीं, मेन मकसद तो क्या था, मकसद से नहीं भटक जाए। इसलिए होता है कि प्रोसेस में आने के बाद ना हम मकसद से भटक जाते हैं। नहीं, शुरू में सोचा होता है तो अब सोचते होते हैं कि नहीं अब तो मूवी देखना है बस। तो dy by dx इक्वल टू क्या, y plus 3, dy by dx इक्वल टू y, या dy by dx इक्वल टू 2y, या dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर, ऐसा कुछ अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना होता, y वाले इकट्ठे एक साइड होने चाहिए और x वाले एक साइड होने चाहिए। जैसे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि dy upon y plus 3 और थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, थोड़ा सा फिजिक्स में किया होगा इस तरह का। मतलब अगर इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो अब इसका इंटीग्रेशन होता है dy upon y plus 3 का ln y plus 3। हालांकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताया, बट सिंपल बेसिक चीजों का आपको इंटीग्रेशन आता होगा। जैसे 1 by y into dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln y, नहीं, ये ln y का डेरिवेटिव 1 by y, तो 1 by y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln y। उस तरीके से आप सिंपल सी चीजें समझ सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग को इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है। फिर से दोबारा बोल देता हूं ताकि आपको और एक बार क्लियर हो जाए। हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको मतलब न्यूमरेटर को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि जो भी फंक्शनल रूल है वो अप्लाई होने की अवस्था में है, जैसे अप्लाई होने की अवस्था में है अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद लिमिट्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। लिमिट को जैसे ही आप इवैल्यूएट करेंगे क्या हो सकता है कि f dash x, एक हो सकता है कि x का कुछ फंक्शन बन जाए, तो उस केस में हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने आप fx इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा x। लेकिन अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया मतलब dy by dx y के टर्म में आ गया, नहीं जैसा अभी dy by dx y के टर्म में आ गया, x के टर्म में आ गया, तो dy by dx इक्वल टू x, x का कुछ लिखा रहे तो दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, टेंशन नहीं लेना, समझ में आएगा। लेकिन अगर y के टर्म्स में आ गया तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अच्छे लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो बाद में आएगा। अभी क्या आएगा, ऐसे टुच्चे वाले यही नहीं होते अपने से। मतलब dy by dx इक्वल टू y दिखा रहे मतलब f dash x इक्वल टू fx दिखेगा, ऐसे शक्ल बदल के दिखेगा और अपनी हालत हो जाएगी खराब, अरे क्या गया ये तो बर्बाद हो गए। नहीं, तो इन सब छोटी छोटी चीजों में भी एक्चुअली क्या अपनी पकड़ नहीं होती। नहीं तो मतलब जिनको अपन लोग बोलते हैं ना टफ क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो अलकायदे मतलब नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे होते हैं उनको ये सब चमकता ही नहीं है कि क्या करना है इसमें, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बोलो कि f dash x इक्वल टू fx मतलब dy by dx इक्वल टू y है। आप y को इकट्ठे कर लीजिए एक साइड और x को इकट्ठा करके और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, समझ में आ गया, और अपने आप आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं। तो समटाइम्स डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी फॉर्म, तो वो हम लोग उस समय देखेंगे। और अभी अगर छोटे लेवल का आता है तो मैंने बता दिया कि अगर छोटे लेवल का आता है तो कैसे करना है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और एक चीज का ध्यान रखना, वी आर डूइंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो वी विल हैव अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x अलोंग विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद वाले जो थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप है वो सब बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप इज द मेन स्टेप, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे काम करने पड़े हैं, मैनिपुलेट करना है न्यूमरेटर को, अप्लाई करना है, लिमिट निकालना है, समझ में आ गया। तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि इट इज आरडीएस, ठीक है ना, आरएचएस नहीं आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। So now integrate both sides with respect to x along with constant of integration. Along with constant of integration. समझ में आएगा। और लास्ट स्टेप, ठीक है ना, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई इवैल्यूएट करना है। तो लिखना है मतलब लिखेंगे अपन यूज बाउंड्री वैल्यू, या फिर ज्यादा अच्छा वर्ड है आपके लिए इनिशियल वैल्यू। Initial values to evaluate constant of integration, to evaluate constant of integration। देखिए अब बोलोगे क्या लिख दिया सर, काला अक्षर नहीं, सोचो किसके बराबर,
बाउंड्री वैल्यू इनिशियल वैल्यूज मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो फंक्शनल रूल होता है ना, कभी कभी हम फंक्शनल रूल से डायरेक्ट कोई वैल्यू निकाल पाते हैं। आपने किया भी होगा फंक्शन में सबस्टेंट कि x को कुछ रख दिया, y को कुछ रख दिया, और f0 निकालना था या f1 निकालना था या f2 निकालना था, तो या तो किया होगा या टीचर्स को करते हुए देखा होगा, नहीं तो डेफिनेटली देखा होगा कि x और y को हमने कुछ रख दिया और कोई एक फंक्शनल वैल्यू आ गया, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो क्वेश्चन ने खुद ही दे दी है कि ये वाली वैल्यू है भाई साहब, कि f(1) 5 है या f1 f'1 5 है, तो उस चीज को यूज करके हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, इवैल्यूएट। तो मतलब इसमें एक रास्ता सुझाया गया है कि इन केस अगर कोई फंक्शनल वैल्यू निकल रही हो डायरेक्टली फंक्शनल इक्वेशन से, सुनना ध्यान से, अगर कोई फंक्शनल वैल्यू निकल रही हो डायरेक्टली फ्रॉम द फंक्शनल इक्वेशन, या फिर कोई फंक्शनल वैल्यू दे दी गई हो या डेरिवेटिव की वैल्यू कहीं दे दी गई हो, तो उनको यूज करके हमें इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। बट अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी हुई हो तो ठीक है ना, तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स अगर इवैल्यूएट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता है, फिर उसको हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम तो निकाल के ही रहेंगे जी साहब, समझ में आएगा। तो अगर कोई वैल्यू नहीं निकाल रही हो तो अपन चिक चिक नहीं करेंगे, या कोई वैल्यू नहीं दी हो तो भी चिक चिक नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स लिख देंगे। ये नहीं करना कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही नहीं लिखना कि मतलब सर ये तो अपनी तरफ से ही फ्री तो फ्री मत करना उसको, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना जरूर। और अगर इवैल्यूएट हो सकता है बाउंड्री वैल्यू या इनिशियल वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज किनको कह रहे हैं, वो वैल्यूज जो डायरेक्टली हम फंक्शनल इक्वेशन से निकाल सकते हैं, या फिर ऐसी वैल्यू जो क्वेश्चन ने खुद ही प्रोवाइड कर रखी है, समझ में आएगा। तो उसके थ्रू हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो वेरी बेसिक स्टेप्स, नहीं समटाइम्स एसटीडी, सुनना ध्यान से कैसे करेंगे। जैसे इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, बस इतना दे रहा हूं। अभी सोचते हैं कि क्या कैसे निकालना है। तो वी आर गोइंग टू डिटरमिन द फंक्शन, लेट्स सी हाउ टू डिटरमिन द फंक्शन। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप written here, listen. The first step was कि write f dash x equal to limit h is approaching 0 plus fx plus h minus fx. We all can see, नहीं यहाँ देखना, ये फंक्शनल इक्वेशन है और फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस चीज को मैनिपुलेट करना है कि कैसे ये अप्लाई हो सके, मतलब दिमाग में ये फोकस करना है कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस रूल हियर, वी कैन अप्लाई दिस रूल हियर, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि पुट y इक्वल टू h, तो y को जैसे ही आप h रखोगे ये क्या बनेगा, fx प्लस h। देखो मैं अभी कुछ मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, जानबूझ के, तो इसे थोड़ा बहुत लिखने में एडजस्ट कर लेना। fx प्लस h इक्वल टू fx प्लस fh, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, माइनस fx इक्वल टू fh। बोलो हाँ या ना। अरे fx उधर ले गए भाई, y को h रख दिया, तो यही तो बना ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अपन को ये मैनिपुलेट करना था इस तरीके से रूल अप्लाई हो पाए, तो दिख रहा है कंडीशन बिल्कुल अप्लाई होने लायक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज f dash x इक्वल टू लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, राइट, और ये चीज क्या हो जाएगी fh अपॉन h, ठीक है। कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं, तुरंत देख के पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है जिंदगी में, तो उनको समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। सोचो, 2 सेकंड का समय देता हूं, सोचो क्या लिखा हुआ। हाँ, यहाँ से एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दिक्कत है तो मैं यहाँ से एक और वैल्यू निकाल देता हूँ। देखना, हम लोगों ने x और y दोनों को 0 रख दो, तो दिस विल गिव मी f0 इक्वल टू 2f0। f0 काट मत देना और 1 इक्वल टू 2 मत प्रूव कर देना, नहीं, जनरली आजकल लोग ऐसे ही कर देते हैं। तो f0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब चलो तुम्हारी थोड़ी सी और हेल्प कर दी मैंने, ये समझ में ये कैसे लिखा, कैसे लिखा, मार्कर से तो लिखा है, साथ ही साथ ये देखिए fx प्लस h माइनस fx इक्वल टू fh, तो fh लिख दिया, और f0 से 0 है तो ये लिख दिया। अब सोच के देखो, अभी भी नहीं चमका, चमका नहीं, चलो थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन आपके स्ट्रॉन्ग कराते हैं। fh को लिखने का बिल्कुल नया तरीका, धांसू फटा पोस्टर निकला है। अब थोड़ा फील है, f of 0 plus h minus f0 upon h, h is approaching 0 plus, याद करो ना क्या होता है, f of a plus h minus fa, f of a plus h minus fa upon h क्या होता है, f dash a plus। तो ये क्या चीज लिखी हुई है, this is written f dash 0 plus, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f dash 0 plus is same as f dash 0। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, f dash 0 plus is what, f dash 0। ये कैसे लिखा बच्चों, क्योंकि ये f of a plus h minus fa upon h, h is approaching 0 plus, तो ये f dash 0 प्लस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये f dash 0 हो गया। f dash 0 होगा तो कोई कांस्टेंट ही ना, f dash 0
मस्ट बी सर्टेन कांस्टेंट, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करते हो और किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो और जीरो रख देते हो तो क्या आएगा, कांस्टेंट। अभी मतलब जीरो आ जाता है सर, हर एक में नहीं आता बेटा, थोड़ा सा नहीं कंट्रोल रखो। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको कोई कांस्टेंट हम k मान लेते हैं, मान सकते हैं ना भाई, मान लिया कांस्टेंट। आपको ये नहीं बोलना है कि सर x का तो फंक्शन नहीं आया, k का आ गया, k तो कांस्टेंट है ना, मतलब वो x की बार जीरो टाइप का ही हो गया, समझ में आएगा। तो अब हमने ये सेकंड स्टेप ओवरऑल खत्म कर दिया, ठीक है ना, लिमिट्स इवैल्यूएट कर दी। अब f डैश x क्या आ गया, k के बराबर। अब अगर f डैश x k के बराबर आ गया तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो f डैश x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, fx, और k का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट है ना, तो kx, और प्लस क्या भूलना था आपको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, भूल जाना, गलत कर देना। खैर अगर भूल जाओगे तो इस केस में गलत नहीं होगा, क्योंकि f0 किसके बराबर है, 0। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कि f0 तो k 0 प्लस c तो c, और f0 दिया हुआ है c, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां से दिख रहा है कि हम लोगों ने तरीके से भी फंक्शन निकाल लिया fx इक्वल टू kx। k फर्दर अभी इवैल्यूएट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर f डैश 0 की वैल्यू पता होती तब तो निकाल सकते थे, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे ये जो भी है ये इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, k। तो मेरे ख्याल से fx इक्वल टू kx विल बी द फंक्शन व्हिच विल सैटिस्फाई दिस। तो आई होप कि अपन ने चौथा पॉइंट भी लगाकर वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। तो दिस वाज द सिंपल वे इन व्हिच वी कैन इवैल्यूएट दिस। अब आप खुद से भी करोगे तो भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से अपन एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी लिखते हैं और ये पॉइंट्स नोट कर ले और बिठा ले दिमाग में, और उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। तो 2 सेकंड का समय देता हूँ, और नहीं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ठीक है, लिख लिया, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। लिखा अगला सवाल, let f be a differentiable function let f be a differentiable function, ठीक है, satisfying f of x upon y, मेथड से निकाल लीजिएगा, तुक्के से निकाल लिया तो अलग बात है ही। satisfying f of x upon y equal to fx minus fy for all x comma y greater than 0। और इस क्वेश्चन में देखो एक और वैल्यू दे दी है, if f dash 1 equal to 1, तो इसका भी यूज करेंगे अपन, नहीं, then find fx। कर सॉल्व करना है, ठीक है ना, कर लिया, चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं है, अपन इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग बोले कि f dash x is what, अपने वाले मेथड से ही चल रहे हैं, लिमिट h is approaching 0 प्लस f of x plus h माइनस fx अपॉन क्या लिखूं, h, यही तो बताया ना। और अब इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि ये अप्लाई हो जाए। तो दिख रहे हैं, थोड़ा सा फील आ रहा होगा, माहौल बन रहा होगा, देखो ध्यान से। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अपन x की जगह इसमें x प्लस h रख दें। अच्छा, इसमें ये चीज नोटिस किए क्या, x और y को हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी रखते रहते हैं, नहीं, जब भी इस तरह का फंक्शनल इक्वेशन आता है तो आप देखते हो ना, f of x plus y equal to something या f x y equal to something, कुछ भी ऐसा लिखा रहता है। तो x और y हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी उसमें पुट करते हैं, यानी कि x और y वहां पे कैसा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये y इक्वल टू fx टाइप का रिलेशन नहीं है, ये फंक्शनल इक्वेशन है, समझना, दोनों में डिफरेंस समझना। एक तो लिखा रहता है y इक्वल टू fx, तो उसमें x
इंडिपेंडेंट और y क्या उस पे डिपेंडेंट। लेकिन जब ऐसा लिखा है फंक्शनल इक्वेशन टाइप का f of x plus y equal to fx plus fy या f of x upon y equal to fx minus f, तो इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं ना पुट x equal to this y equal to that, तो क्या फील देता है, ये फील देता है कि दे आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि जैसे अगर y equal to fx टाइप है तो x रखते ही अब आप y नहीं अपने हिसाब से पुट कर सकते, y तो फिक्स हो गया ना उसमें। तो जैसे अगर y equal to fx है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहां जैसे ही x रखा तो अब आप अपने मन से y नहीं रख सकते, तो यानी वहां पे तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। बट इस तरह के केसेस में ये कैसे वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट। हम शुरू से फंक्शन में इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन के साथ डील करते आ रहे हैं। जब मैंने फंक्शनल इक्वेशन वाला पोर्शन में आपको बताया था तो x को ये रख दिया, y को ये रख दिया, तो वो तब से ही फील उसकी जनरेटेड है कि इंडिपेंडेंट ऑफ y हम x को कुछ रख सकते हैं, x के इंडिपेंडेंट y को कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये y इक्वल टू fx टाइप का रिश्ता नहीं है, यहाँ पे हम लोग बोले x और y कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ये फील करना पड़ेगा, समझ में आएगा थोड़ा सा। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देखो जैसे अभी भी हमने x को अपने हिसाब से x प्लस h रख दिया, y को क्या रख दिया x, y इक्वल टू fx टाइप में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे आपने x को कुछ रखा तो y को थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो ये आप ऐसे सोच लो कि आप उस x और y को देख के कंफ्यूज नहीं हो, जो हमने अभी तक देखा है फंक्शन में y इक्वल टू fx। हाँ, जो फंक्शनल इक्वेशंस में चीजें मैंने पढ़ाई थी उसमें आपने देखा था कि x और y को इंडिपेंडेंट हम लोग कुछ भी रखते रहते हैं, ठीक है, और बोला तो अभी की कॉमन सेंस से ये चीजें सेट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं कि हमने x को x प्लस h रखा और y को x रखा, तो ये क्या हो गया f ऑफ x प्लस h अपॉन x। तो इतना बोलने के बाद अगर नहीं समझ में आया और बाद में किसी ने पूछ दिया कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, तो फिर यार वो कुछ बता नहीं सकते कि ये बोलने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है चीजें बताने के बाद, तो फिर इसको सुनो दोबारा। तो हमने x को x प्लस h और y को x रख दिया, तो ये फिर कितना हो जाएगा f ऑफ x प्लस h और माइनस एफ एक्स। देख लीजिए ध्यान से। तो क्या हम लोगों ने इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है न्यूमरेटर को सच दैट कि दिस फंक्शन रूल कैन बी एप्लीकेबल, कुछ नहीं है, x की जगह x प्लस h और y की जगह x, देख लो ध्यान से। तो क्या एप्लीकेबल फॉर्म है? यस। तो हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, देखो ध्यान से, और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h अपॉन क्या है x अपॉन h। ये चीज को थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, आपको ये f ऑफ 1 प्लस समथिंग दिखेगा, 1 प्लस t सोचो, h बाई x को क्या सोचो t, f ऑफ 1 प्लस t क्या सोचो, f ऑफ 1 प्लस t, और नीचे भी t की शक्ल बना दो, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, f ऑफ 1 प्लस t अपॉन t, f ऑफ 1 प्लस t अपॉन t, x को भूल जाओ अभी, x तो बाहर आ जाएगा ना क्योंकि लिमिट तो h पे चल रहा है, लिमिट h पे चल रहा है ना, तो x का तो कोई मतलब ही नहीं ना इससे, तो x तो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस t अपॉन t, देख के फील है क्या है f ऑफ 1 प्लस t अपॉन t, नहीं है अभी तक। चलो एक चीज और दिखाता हूं, हम लोग बोले कि इसमें अब x को 1 और y को 1 रख दो, तो आपको f1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x को 1 और y1 को 1 रखोगे तो f1 देखो ना अलग अलग रख रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट ही हुआ ना, तभी तो रख पा रहे हैं। तो f1 इक्वल टू f1 माइनस f1 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 0। तो अब थोड़ा सा और देखो, माइनस यहां f1 कर दिया, अब कुछ समझ में आया क्या लिखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, क्या था f डैश 0 प्लस, तो ये क्या है f ऑफ 1 प्लस t, देखो ना f ऑफ 1 प्लस t माइनस f1 अपॉन t, लिख के देख लो, सुनो नहीं सिर्फ लिख के भी देखो, अपने आप फील आएगा। f ऑफ 1 प्लस t माइनस f1 अपॉन t क्या हो गया, और t अप्रोचिंग 0 प्लस, अब बोलोगे h जा रहा है, अरे h जा रहा है तो h अपॉन x भी तो जा ही रहा होगा ना यार, तो t अप्रोचिंग 0 प्लस, और ये है तो ये क्या है f डैश 1 प्लस, लेकिन हमें पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो f डैश 1 प्लस इज सेम एज f डैश 1, so this will be f dash 1 upon x, and what is the value of f dash 1 in the question 1? तो क्या f dash x के टर्म्स में आ गए, yes, f dash x is now 1 by x, so what is the third step was to integrate both sides, तो f dash x का इंटीग्रेशन fx और 1 by x का इंटीग्रेशन ln x प्लस क्या लिखूं c, xy पॉजिटिव है तो ln mod x को भी ln x लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज अपन को पता है इनिशियल वैल्यू कंडीशंस है, f10 f dash 1 को ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मैं, f10, तो जैसे ही आपने यहां f10 किया तो ln1 प्लस c, और f10 है तो c की वैल्यू 0 आ गई, सो दिस मींस कि fx इक्वल टू ln x, यानी कि ये पूरा माहौल तब ठीक होगा जब आप लिमिट इवैल्यूएट करोगे। हर बार इस तरह की कुछ ना कुछ क्वांटिटी बनती रहेगी, कभी f dash 1 बनेगा, कभी f dash 0 बनेगा, तो वो चीज ऑब्जर्व कीजिए, या फिर क्या बनेगा या क्या क्रिएट करना है, कभी कभी उस एंगल से भी आपको सोचना पड़ सकता है। तो आई होप कि ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, एक दो प्रॉब्लम में करके दिखा दिया मैंने। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, पिछले प्रॉब्लम को भी दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते थे, जैसे देखिए
पिछला प्रॉब्लम क्या था, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखिएगा मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूं कि x और y कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। मैं अभी बार बार क्या बोल रहा हूं कि x और y कैसे वेरिएबल है बच्चों, इंडिपेंडेंट। तो इसमें मैं पहले इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई। पार्शियल डेरिवेटिव सुना होगा आप लोगों ने, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक को कांस्टेंट मानते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करो। यहाँ x और y दोनों वेरिएबल हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x y का फंक्शन नहीं है, y x का फंक्शन नहीं है। तभी तो मैं बार बार बोलता हूं ना, x कुछ भी रख दो, y उसके इंडिपेंडेंट कुछ भी रख दो। तो यहाँ y हमको बस ये निकालना है कि कौन सा फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर fx इसको सेटिस्फाई करेगा, समझ में आएगा, और y इक्वल टू x, तो वो y और ये y सेम नहीं है, पहली चीज ये ध्यान रखें। ये क्या होता है ना, x और y सब जगह, आप जैसे x आप कोई बोले कि सर वो लीनियर इक्वेशन जो पढ़ते थे वही वाला x, अरे नहीं भाई, मतलब वो तो वेरिएबल है ना, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना। तो आप पहले समझिए कि y इक्वल टू एफ एक्स वाला ये y नहीं है, समझ में आया ना, ये अलग चीज है, ये अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आपको कष्ट हो रहा है बहुत तो w1 w2 मान लीजिए, लेकिन अब w1 w2 करते ही आपकी फील खत्म हो जाएगी dy by dx की, समझ में आएगा। तो आप उसको थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लिसिटली सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन है, और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं ना, या तो x के रिस्पेक्ट में कर देता हूं या y के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। तो जैसे मान लो कि मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, तो मैं y को क्या ट्रीट करूंगा, मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y को मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूं, कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ में आएगा। y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x हियर, आई वांट टू फाइंड अ फंक्शन fx व्हिच इज सैटिस्फाइंग दिस। अब ये मतलब सर वो fx तो y है, लेकिन वो y और ये y सेम नहीं है, ठहरना वहां पे, समझ में आएगा, उस चीज का ध्यान रखना। तो हम लोगों ने x और y को अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, f डैश x प्लस y। मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। कैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y x का फंक्शन नहीं है, तो y को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर y को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स y कांस्टेंट ही माना जाएगा। जैसे मान लो y इक्वल टू x प्लस a दिया हुआ है एंड यू वांट टू फाइंड dy by dx, और a जो है x का फंक्शन नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसको तो कांस्टेंट ही ट्रीट करोगे ना, या इसके लिए भी dA by dx और कुछ नई चीज लिखोगे नहीं, dA by dx इस केस में अपने आप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a इज नॉट फंक्शन ऑफ x। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो f ऑफ x प्लस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x प्लस y। अब अगर f डैश x प्लस y है तो x का तो 1 हो जाएगा। आपको बोले सर y का डेरिवेटिव dy by dx, तो भाई dy by dx 0 हो गया इस केस में। क्यों dy by dx 0 हो गया, क्योंकि y और x कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो यानी y को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कांस्टेंट। नहीं चमका, y कांस्टेंट हो गया ना यार, y का तो x से कोई मतलब ही नहीं, जैसे a का x से मतलब नहीं है, तो dy by dx क्या लिखा तुमने, 0 लिखा। तो अब जैसे f डैश x प्लस y, अब चेन रूल से x प्लस y को डिफरेंशिएट जब कर रहे होगे तो x का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे हम, और y x का फंक्शन ही नहीं है, तो dy by dx तो 0 होगा ना, y तो a की तरह हो गया ना भाई। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नहीं समझ में आया हो तो सोचना कि क्या करना है जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या होगा, f डैश x, ठीक है क्या, और हम लोगों ने प्लस fy, तो उसका 0 हो गया। क्यों, क्योंकि y x इंडिपेंडेंट है यार, सुनना। अब हम लोग बोल रहे क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, f डैश x प्लस y इक्वल टू क्या है, f डैश x। अब हम यहाँ पे, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। कैसी इक्वेशन बना सकते हैं कि आप x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब यहाँ से ये रिलेशन आ गया, अब पुरानी चीज भूल जाओ, अब एक नई इक्वेशन आ गई, ये तो सत्य है, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है ना। अब पुरानी चीज भूल जाओ, अब आपके पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई कि अगर ये सही है तो ये वाला रिलेशन हो गया। अब यहां के आगे तो हम इस इक्वेशन का कुछ भी कर सकते हैं, अब यहां के आगे तो इस इक्वेशन का हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हमको फंक्शन निकालना है, तो मेरे को एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि जैसे ही अगर मैं x की कोई वैल्यू रख दूं, जैसे x को 0 रख दूं, अब ये हर एक क्वेश्चन में आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन से को रखें कौन से को नहीं रखें, लेकिन जनरली आप देखोगे कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है अगले स्टेप में उसी को कुछ आप रखोगे तो शायद सहूलियत मिलेगी, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कुछ थोड़ा डेविएशन हो जाए, बट वो सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने x को 0 रख दिया क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है, तो ये f डैश y इक्वल टू f डैश 0 आ गया बच्चों। और f डैश 0 खुद क्या है, कांस्टेंट, f डैश 0 खुद क्या है, कांस्टेंट।
अब एफ डैश वाई इक्वल टू के, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इधर आएगा एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, और के वाई प्लस सी, और एफ जीरो इसमें निकाला ही था हमने, एक्स और वाई को दोनों को जीरो रख के, तो अपने आप सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो एफ वाई के वाई आया, तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, के एक्स। एफ वाई के वाई आया, तो इसको एफ एक्स को क्या आएगा, के एक्स। तो बेसिक पॉइंट यहाँ ये समझने का था कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और dy बाई dx जैसे ही लिखो क्योंकि y और x इंडिपेंडेंट है इस वाले फंक्शनल इक्वेशंस के वाले केसेस में, ठीक है, तो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, अब इसे ये सवाल है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं करके कैसे कर सकते हैं, ट्राई करना, ये थोड़ा जल्दी रिजल्ट देगा, ठीक है ना, बाकी आपके ऊपर भी है। हेलो बोले क्या कि ये जो सवाल था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन, इसमें भी लिख देते हैं डिफरेंशिएट, बोलो किसके रेस्पेक्ट में कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, जो भी लेके उसके रेस्पेक्ट में कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, क्योंकि एक्स और वाई फिर से कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। अरे समझ जाओ जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग एफ डैश एक्स अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब x बाई y का डेरिवेटिव लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सोच के बताओ, x बाई y का भी तो डेरिवेटिव लिखोगे, तो x बाई y का डेरिवेटिव लिखोगे तो y तो कांस्टेंट है ना, तो 1 बाई y हो गया, और x का क्या हो जाएगा 1, और उधर देखना दैट इज इक्वल टू व्हाट, f डैश x। अब तुम खुद और y वाला का तो फिर से जीरो हो गया ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं x, f ऑफ y का तो फिर से कांस्टेंट हो गया ना, जीरो हो गया। सोचो क्या रखें और कितना रखें, ठीक है। इसमें मैंने अचीव क्या किया कि एक साइड तो f डैश x या f डैश y टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, और दूसरी साइड फंक्शन ऑफ x बन गया या कांस्टेंट बन गया। ऐसे ही कुछ सोचो, क्या रखें, सोचो। हमें एक वैल्यू पता है इसमें, इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। जैसे हमने x इक्वल टू 1 सोचा, y इक्वल टू 1 सोचोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, f डैश x इक्वल टू f डैश x मिलेगा नहीं। f डैश 1 को कैसे यूज कर सकते हैं कि हम x को 1 रख देते हैं, देख, तो x को 1 रखोगे तो f डैश 1 बाई y, और f डैश 1 तो 1 हो गया, इक्वल टू y हो गया, तो दैट मींस कि f डैश y क्या हो जाएगा, y को 1 बाई y से रिप्लेस कर दो, तो y को 1 बाई y से रिप्लेस करोगे तो f डैश y किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन y, क्या आ जाएगा, f डैश y क्या आ जाएगा 1 बाई y। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो तो fy इक्वल टू क्या हो गया, ln y प्लस c, और c की वैल्यू फिर से बच्चों किसके बराबर आ जाएगी, 0, तो फिर से fx इक्वल टू क्या आएगा, ln x। तो मेरे ख्याल से ये मेथड क्लियर हो गया आपको। अब चलो एक और करके देखते हैं, वहां पे इसको क्लियर करो। और एक और सवाल लिखिए, सपोज f is a derivable function, suppose f is a derivable function, ठीक है, that satisfies the equation f of x plus y equal to fx, that satisfies the equation f of x plus y equal to fx plus fy plus x square y plus xy square, x square y plus xy square, find, अच्छा, for all xy belongs to R, ठीक है। आगे ना if limit x is approaching 0 fx upon x equal to 1, ठीक है, find f dash x, सॉरी find fx। चलो करके बताओ फटाफट, ठीक है, गड़बड़ मत करना।
क्या लग रहा है, हो रहा है कुछ? मेरे ख्याल से हो ही रहा होगा। 2 सेकंड, 2 मिनट पॉज कर लेना, फिर कर लेना। जैसे पहले मेथड से कर जाएंगे तो f dash x क्या लिखूंगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस fx प्लस h, सिंस डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, माइनस fx अपॉन h। तो आप यहाँ h अप्रोचिंग 0 भी लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि एक बार 0 प्लस से जा सकता है, एक बार 0 माइनस से जा सकता है, खैर छोड़ो था। अब उसको अप्लाई करना है तो y को अभी अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था h रख दो, तो जैसे ही y को h रखोगे तो ये बन जाएगा ना fx प्लस h, और इस fx को इधर ले आओ तो माइनस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर fh, y को h रख रहे हैं प्लस x स्क्वायर h प्लस xh स्क्वायर, देख लो ना fh प्लस x स्क्वायर h प्लस xh स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f of x plus h minus fx is fh plus x square h plus xh square whole upon h। अब सबको अलग अलग करके देखो, सबकी लिमिट बढ़िया निकल रही है, एकदम झकास। कैसे, fh अपॉन h, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन ने खुद ही दे दी है, प्लस x स्क्वायर h हट गया प्लस xh, एक बार में निकाल ले सारी लिमिट। तो मेरे ख्याल से f dash x यहां से क्या आया, देखो fh अपॉन h तो 1 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, प्लस x स्क्वायर और h की वैल्यू तो क्या जा रही होगी 0, तो ये गया। तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो fx इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस x क्यूब बाई 3 और प्लस c, और फिर से एक बार f0 निकाल लेना। वैसे तो f0 डायरेक्टली यहीं से दी जाएगा कि लिमिट फाइनाइट है, x अप्रोचिंग 0 पे ये 0 जा रहा है, तो f0 तो किधर की तरफ जाएगा 0, नहीं, और नहीं तो यहाँ पे x और y दोनों को 0 रख के भी देख लेना, वहां से भी f0 क्या आ जाएगा 0, तो अपने आप c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सो द fx विल बी x प्लस x क्यूब बाई 3। बहुत बार यहीं पे सवाल नहीं छोड़ देता, फिर उसके बाद ये फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है कि ये फंक्शन का रेंज बता दो, ऐसे तो क्यूबिक मतलब कुछ भी पूछ सकता है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। fx इक्वल टू के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, जब के या 3 सॉल्यूशन का वो, या ऐसे कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है ना, या एक सॉल्यूशन का वो, तो इसके आगे भी प्रोसीड किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे लाके छोड़ दे, इसका पार्ट हो फंक्शन निकालो। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, दूसरे वाले मेथड से तो करना ही छोड़ दिया मैंने, चलो अब हम उसको करके दिखाते हैं। दूसरा वाला जो मेथड था, दूसरा वाला मेथड था आपका f of x plus y, राइट, इक्वल टू fx प्लस शायद था fy और प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर, यही था ना। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो f dash x plus y, अब बार-बार करके तो क्या दिखाना, समझ में आ रहा होगा, x plus y का, x का 1 और y का 0, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स y को ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट। इधर क्या आएगा f dash x प्लस ये fy तो गया, y कांस्टेंट ट्रीट होगा तो y बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर क्या बच्चों 2x, और फिर y स्क्वायर कैसे है, x का 1, y तो कांस्टेंट नहीं। अब फिर से हम लोग इसमें कोई वैल्यू रखेंगे। अब बोलोगे सर क्या वैल्यू रखे, तो ऐसी वैल्यू रखो जो x को रखो ताकि f dash ऑफ समथिंग फिक्स हो जाए, और एक वैल्यू ऐसी दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 fh अपॉन h इक्वल टू 1, यही तो है वो, कौन, f dash 0, ठीक है। f0 तो आप निकाल के देख चुके हैं, यहां से बनाएगा, तो आप यहां माइनस f0 लिख दोगे तो ये है तो f dash 0 ही ना भैया, तो यानी हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो ये क्या बन गया f dash y, x को 0 रख रहे हैं, देखना f dash 0 और प्लस y स्क्वायर, और f dash 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1, तो फिर से वही आ गया ना मामला 1 प्लस y स्क्वायर, और दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो fy आ जाएगा, fy के बाद आप क्या निकाल सकते हैं fx, अरे y की जगह x रखते ना, ठीक है। तो डेरिवेटिव वाली चीज से भी आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगले सवाल में पढ़ते हैं, देखो a differentiable function satisfies ठीक है, satisfies f of x plus y equal to fx plus fy plus 2xy minus 1।
fx plus fy plus 2xy minus 1 for all x comma y belongs to R. For all x comma y belongs to R. आगे लिखना if f dash 0 equal to root under root of root under 3 plus a minus a square, find fx. और इसमें एक और काम करना है, find fx and prove that जो fx आ रहा है that is greater than 0 for all x belongs to R. मतलब जो भी fx आएगा वो हमेशा कैसा fx होगा, पॉजिटिव. ये भी प्रूव करना है, ठीक है. तो करो, 2 मिनट का समय आप सब लोगों के लिए. ठीक है, आप चाहो तो 2 मिनट पॉज कर लो. दोनों से किसी भी तरीके से कर सकते हो. मैं डिफरेंशिएशन वाले तरीके से कर लेता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ. अगर x के साथ डिफरेंशिएट करके बोर हो जाए तो आप y के साथ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. देखें कुछ नया जिंदगी में. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज f डैश x प्लस y, x का 0 क्योंकि x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का 1. ध्यान रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो dy अपॉन y कितना हो जाएगा 1 और x कैसे भैया कांस्टेंट, तो ये आ गया. और fx x कांस्टेंट गया, fy तो कितना आएगा f डैश y और 2x बाहर और y का कितना हो गया 1. समझ में आ गया. अब क्या वैल्यू रख दें, तो दिख रहा है f डैश 0 दिया हुआ है तो y इक्वल टू क्या रख देते हैं 0. तो अब देखो f डैश x आ गया, क्या है f डैश 0 और प्लस क्या आ गया 2x. f डैश 0 क्या है रूट ओवर ऑफ, ये कांस्टेंट है x का फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना. और प्लस क्या है 2x, ये आ गया f डैश x और इंटीग्रेट टू द fx. अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन जन्मजात 0 हो जाता है, तो अब क्या है बहुत बार छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना. फिर उनके साथ होती है चोट, ठीक है. और प्लस c छोड़ा तो इस बार महंगा पड़ेगा, समझ में आएगा. तो प्लस c लिख लें, समझ में आएगा. हर बार c 0 ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे x और y दोनों को 0 रखो, पुटपाट करो. तो जैसे ही 0 रखोगे तो इधर f0 इक्वल टू ट्वाइस f0 और -1, यानी यहाँ f0 की वैल्यू अब क्या आ गई 1. f0 पर 1 आ गया तो ये तो x से इंडिपेंडेंट है, तो 0 0 और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1. समझ में आएगा. अब इसके आगे सिंपल सा है कि fx अगर आ गया तो fx है तो क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को प्रूव करना है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. सोचना, इस क्वाड्रेटिक को प्रूव करना है ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. तो क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव कैसे प्रूव करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ac 1 1 नहीं, तो ये कितना आ गया देखना माइनस ए स्क्वायर एक तो, और 3 माइनस 4 इज -1 और प्लस a, तो माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस a प्लस 1. a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 पॉजिटिव है तो उसका माइनस साइन तो नेगेटिव. तो अगर ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट एक क्वाड्रेटिक का और x स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R दिस विल बी ग्रेटर देन 0. यही प्रूव करना था और ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है. समझ में आ गया. तो आई होप कि ये जो भी पार्ट है आपका क्लियर है. बाकी फिर हम लोग अगले सेशन में देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है. तब तक के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं आपको. तो एक बार ढूंढना ही पड़ेगा कि लास्ट टाइम क्या होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को. चलो देखते हैं.
डिफरेंशियलिटी में हम लोगों ने लास्ट के कुछ इलस्ट्रेशंस जो सिर्फ छोड़ दिए थे, शायद आई हो, क्या बोलते थे उनका, हाँ कल नहीं गया कि रिमेनिंग डू योरसेल्फ एंड इलस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंशियलिटी, कुछ चीज शीट में छूट जाए तो बता दिया करना, ठीक है ना। रिमेनिंग डू योरसेल्फ एंड इलस्ट्रेशन, पहले भी अगर कुछ एलसीडी के शीट में अगर कुछ छूटा हो तो बताना, ना पर्सनली लिख देना। और रिमेनिंग अगर एक्सरसाइज 1 में नहीं हुआ तो वो कर लेना, रिमेनिंग इन एक्सरसाइज 1, 2 तो शायद कर ही लिया है। फिर एक्सरसाइज 4 लिख लो, कंप्लीट। और एक्सरसाइज 5 भी लिख लो कंप्लीट। पता नहीं ये दिया है कि नहीं पहले, या एक बार देख लेता हूँ मैं, ये हो सकता हो दे दिया हो तो फिर चेंज करता हूँ, 1 सेकंड रुकना है। कुछ ऐसा नहीं। वीडियो देखना पड़ेगा मुझे पुराना वाला। एक्सरसाइज 5 दे चुका हूँ मैं शायद। एक्सरसाइज 5 दे चुके हैं, ठीक है ना, तो उसको हटा देते हैं। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट और एक्सरसाइज 6 कंप्लीट। एक्सरसाइज 4 complete or exercise 6 complete. So this will be your homework for the next class. तो एक बार मैं भी ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पूरा काम करके रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।